लातादाद फिल्मों, ड्रामों, अफसानों के मुसन्निफ होने के साथ साथ एक अजीम शायर और उससे बढ़ के एक सच्चे और खरे इंसान हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अपनी भरपूर तालियों में अपने मेहमान का इस्तकबाल कीजिए, जनाब खलीलुर रहमान कमर। बहालपुर में एंटर होते ही जिस कदर मैं खुश हुआ हूँ, जिस कदर ऑर्गेनाइज तुम लोग हो, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे और इस मुल्क की तरक्की का बायस बनाए। खलील साहब, आज के इस रूबरू सेशन में आपके रूबरू बैठकर मेरी कांपे टांग रही हैं और मैं अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ अपनी यूनिवर्सिटी के दुआ करो कभी वो मेरा इंटरव्यू करे और फिर मैं दिखाऊं तुम्हें कि कांपे कैसे टांगती हैं। हम खलील साहब वक्त की किल्लत को मरूज़े खातिर रखते हुए अपने तुम प्रोग्राम लानत को आगे भेजो वक्त की किल्लत को, तुम सवाल करो। तो आपको वही जबान आती है जिसमें आप ख्वाब देखते हो और उस जबान पर प्राइड लीजिए। दुनिया में एक मिसाल नहीं है कि किसी मुल्क ने तरक्की की हो और उसने किसी और जबान में काम किया हो। आप जिस दिन अपनी जबान में काम शुरू करेंगे उस दिन आप तरक्की के जीने पर पहला कदम रखेंगे, याद रखिएगा। बहुत खूब। मैंने कुछ अशार लिखे हैं। इरशाद। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। फिर जब अशार किसी और के कापी पे मैंने लिखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक दफ़ा आप अपनी आवाज़ में जो है भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। वाह वाह वाह। चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। बहुत खूब। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। बहुत खूब। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा मुकर जाइए। वाह वाह। खलील साहब, आप अक्सर कहते हैं कि ख़वातीन मर्द से बेहतर हैं। बेहतर छोटा लफ्ज़ है। मर्द तो घात पर बैठा हुआ चोर है। मेरा माशरा मेरी औरत की वजह से चलता है। हया और वफा हमने औरत से सीखी है। और आपको मैं बताऊं, हया और वफा औरत की पहली खूबसूरती है। शक्ल बड़ी देर बाद आती है, याद रखना। खूबसूरत। जब आप शक्लों की तफावतें करते हैं तो खुदा के सामने खड़े हो जाते हैं। वो अल मुसव्विर है, उसने कोई तस्वीर बुरी नहीं बनाई हुई। समझ, हमने आपको ये इस तरह की बातें आपके कानों में डालते हैं कि तू सब तो सोनी है। ये हम चालाक लोग हैं इस हवाले से। ज़िंदगी में एक बात याद रख लीजिएगा और पल्ले बांध के रखिएगा, लड़कियां खूबसूरत होती हैं, सबसे खूबसूरत नहीं होती। जिस दिन ये बात आपको समझ आ जाएगी, कोई लौंडा आपको वरगला नहीं सकेगा। खलील साहब, खलीलुर रहमान कमर को किसी चीज़ से डर लगता है? अपनी बीवी से और सांप से डरता हूँ। खलील साहब, दोनों का कोई वाक़या तो सुना दें हमें जब आपका आमना सामना हुआ। यार ये तुसी लोगों ने सोशल मीडिया से पा देना तो सब तो पहले भेज दिए। वो एक दिन मुझे पकड़ के ले गई, कहती इधर आए ना, जरा दुनिया ही तो बड़ा वली तो सच्चा आदमी बनया फिरना है।
तो दुनिया जहान दे झूठ बोलना तू मेरे नाल। मैं क्या गल सुन, मैं तेन गल दसा, बीवी नाल झूठ बोलना शरई तौर पर सवाब है। कहंदी वो किस तरह, कहंदी वो किस तरह। मैं क्या अल्लाह की कसम, मैं कलमा पढ़ के भी तेरे नाल तेनू गल दसा ना, तू मननी नहीं ते तेनू हुंदा गुनाह, तो मैं झूठ बोलना तू मानती नहीं, तेन गुनाह कोई नहीं होता, तेरी जिम्मेदारी मैं अपने सिर पर पाई। सो बीवियों के प्रॉब्लम होते हैं। क्या है कि लड़की और बीवी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये एक इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन है। वो मैंने कभी कहा कि एक मर्द शौहर हो सकता है इवेंचुअली, लेकिन एक शौहर कभी भी मर्द नहीं हो सकता। दैट इज़ ए परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। हुजरा रूसी में सुहाग रात को एक मर्दनुमा मखलूक अंदर दाखिल होती है और सुबह एक शौहर नुमा मखलूक बाहर निकलती है। उसका मर्दानगी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो देखने में मर्द लगता है। फिर साहब आपने बहुत से अवार्ड जीते, आपकी बीवी तो आप पे फख्र करती होंगी। हाँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसा मजे की, ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ मैं उनको जुत्तियां भी पै जान मैनू। मेरे अम्मी अब्बा मुझे मारा करते थे लिखने पर। आई वॉज ए वंडरफुल स्टूडेंट। मैंने सिर्फ मैट्रिक एफएससी में टॉप नहीं किया हुआ। तो आई वॉज ए पुअर चाइल्ड एंड दे यूज्ड टू बैंक ऑन मी कि ये पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाएगा तो ख़ानदान को गुर्बत से निकाल लेगा। तो मेरे यहाँ बलबले थे, अल्लाह की देन थी, और मैं लिखता था, छपता था, गरीब बच्चे को पैसे आते थे। तो बहुत मार पड़ी मुझे, और सबसे ज़्यादा लिखने पर पड़ी। तो इवेंचुअली मैंने लिखना बंद कर दिया। मैं पढ़ाई में चला गया, बैंकर हुआ। बेगम साहबा तशरीफ़ लाई तो अम्मी अब्बा को 10 से ज़रब दें, मल्टीप्लाई में माय पेरेंट्स विद 10, वो मेरी बीवी बनती। वो उनके ज़माने में, अब शेर मैं नसर तो नशिस्त बांध के लिखना पड़ती है ना, तो शेर तो आप रोक नहीं सकते। तो मैं कोटली आज़ाद कश्मीर में पोस्टेड था, उन दिनों नेशनल बैंक में था। तो मैं कोयला रखता था बेड के नीचे, शेर हो जाता था तो मैं झुक के लिख देता था फर्श के ऊपर। और वो सुबह पानी गर्म करने जाती थी तो उतनी देर में मैं आई यूज़ टू मेक यूज़ ऑफ दैट टाइम, और मैं उसको कागज़ पे लिख के तो लाहौर फ़ोन करता था अपने एक दोस्त को, और वो शेर लिखवा देता था, फिर पर्ची फाड़ देता था। ये मेरा सिलसिला रहा। अब जब मैं, अल्लाह ने मेहरबानियाँ कर दी, तो जब मैं चौथा लक्ष्य अवार्ड लेने जा रहा था तो रो पड़ी। वो बच्चों की तरह रो पड़ती है। मेरी मामू की बेटी भी है ना, तो मुझे कहती है तू मेरा ना क्यों नहीं लेंदा उत्थे। मैं क्या, मैनू दस तो सही भलिए लोके, मैं तेरा ना लैके उत्थे की कवां कि मैं, तू मैनू मना कर नहीं सै, तो मैं तेरी गल नहीं मनी, तो इस मारे मैं शायर हाँ या मैं लिखा ला। बड़ी बहस हुई। आखिर आई हैड टू मेक अ प्रॉमिस कि ओके नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल गो टू अवार्ड आई विल डेफिनेटली pronounce your name there. It is all because of my wife. लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता था। तो मैं रात सारी प्लान करता रहा कि आज कल मैंने क्या कहना है जाके। तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इससे पहले कि बीवी झूठा कहती काफ़ी है, लोग झूठा कहेंगे तो बड़ी शर्म आएगी। तो मैंने एक नज़्म लिखी, वो नज़्म आपको सुनाता हूँ, जिस पर मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा। मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, वाह। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, वो तेरे गम का सौदा है। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं, वही तो मैंने बेचे हैं। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। वाह वाह। तुम्हारी बात छिड़ जाए
तो बातें बेच देता हूं, जरूरत कुछ ज्यादा हो तो यादें बेच देता हूं। तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है, मगर क्यों मुझको लगता है, मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम्ही को बेच आया है। मैं बिजनेसमैन हूं जानम, मैं बिजनेसमैन हूं जानम। तो ये अवार्ड लेके मैं घर पहुंचता हूं, तो ये पैर मेरा गाड़ी से बाहर निकला और लेफ्ट हैंड से मैंने ये अवार्ड निकाला। तो मेरी बीवी वो सामने लॉन के क्रॉस शीशे के दरवाजे में खड़ी है और उसकी चहेती मेरी बेटी चमची उसकी नोशी उसको आवाज़ देती हो, कहती नोशी तेरा प्योर बिजनेसमैन। तो अगले 15 दिन मेरे घर में ये चलता था, बिजनेसमैन साहब आज की पकाना है, बिजनेसमैन साहब जरा कमरे जो बाहर आ जाओ, मेड ने सफाई करनी है। आगे चलिए जी, काफी है मेरा ख्याल है। मुझे अपने लड़कपन तक एक दिन याद नहीं है जब मुझे अम्मी अब्बा ने मारा ना हो, और मुझे अपनी जवानी से आज तक वो दिन याद नहीं है जब मेरी बेगम ने मेरी बेइज्जती ना की हो। एक मजे का वाकया सुनाता हूँ, और बेइज्जती कराया करो, अच्छा मर्द अपनी बीवी से बेइज्जती कराता है। बहुत खूब। उसका निक नेम है रूबी। तो हम छोटे थे, वो 15 साल 8 महीने की थी, मैं 19 साल 5 महीने का था जब हमारी शादी हो गई। तो उसका एक मामू मुझसे साल छोटा था, उसकी शादी हमसे 7 साल बाद हुई। तो उसकी बीवी का नाम ही रूबी था। कुछ 2 साल पहले उसकी बेचारी की डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। तो हम यहाँ लाहौर से सरगोदा गए, तो हम 6 किलोमीटर तक अच्छे माहौल में नहीं जा सकते, कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है और वो मेरी पुरानी फाइलें खोल लेती है। तो मैं लाहौर से सरगोदा जनाब, रोमांटिक मूड, कोई मसला ही नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं है, मैं तो पागल हो गया। मैंने कहा शायद बेचारी गम में है। तो उसका भी नाम रूबी था। 8 घंटे हम वहाँ रहे, वहाँ से वापस आ रहे हैं, फिर कोई मसला नहीं है। मैंने कहा खलील साहब है तो तनु आदत पै जाएगी, तो कम बैक टू लाइफ यू नो। ये तो बेइज्जती नहीं कर रही आज, 24-25 घंटे हो गए हैं। तो जब मैं लाहौर टोल प्लाजा क्रॉस किया वापसी पे, तो मेरा घर वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा रूबे देख यार, कल दी गल ऐसी हथी ब्याह के लिए ऐसा। कहती हाँ चंदू जी। मैं कहा छोटी सी ना तेरे को? कहती नहीं मेरे हाण दी सी। मैं कहा अच्छा 50 क्रॉस कर गई सी? बस है मेरे आखिरी अल्फाज से। ए अद्धे किलोमीटर सारी गुफ्तगू हुई है, 24.5 किलोमीटर मेरे नाल जो हुई है। मैं घर दे गेट ते आके गड्डी खड़ी की थी, तो मैं थैंक यू बोलिया। मैं कहा यार असल च ना मैं परेशान हो गया सा, तेरी मेहरबानी है, यू ब्रॉट मी बैक टू लाइफ, थैंक यू वेरी मच। आप अपनी काया पलट लेंगे उस दिन जब आप अपनी बीवी की इज्जत अपनी माँ के बराबर करेंगे। बहुत खूब। आप बीवी ब्याह के नहीं लाते, अपने बच्चों की माँ ब्याह के लाते हैं, वो दैट्स अनदर मदर। इस बात पर तहकीक कीजिए, किसी वक्त आलमों से मुकालमा करूंगा इस बात पर मैं। बहुत खूब। खलील साहब, दुराब खलील जो आपके बेटे हैं, एक उभरता सितारा, क्या उन्हें भी कभी कोई कुट पड़ी है आपसे? बड़ी कुट पड़ी। मैं उसको बाप ही नहीं मानता जो बेटे को मारता नहीं है। दिस इज माई कल्चर एंड आई टेक प्राइड इन दैट, यू नो। मैं उसको बाप नहीं मानता जो अपने बेटे को मुंह पर थप्पड़ नहीं मारता, याद रखिएगा। और ये आपको इन द लॉन्ग रन जाके पता चलेगा। बेटे की तरबियत का सबसे पहला उसूल उसके मुंह पर थप्पड़ मारना है जब वो गलती करे, और सबसे बड़ा उसूल है कि कुछ भी हो जाए कभी बेटी के मुंह पर थप्पड़ ना मारिएगा। आप लड़की की बात कर रहे हैं, अभी कल की बात है, आपके यहाँ इंडिया के घटिया ड्रामे हिट हुए थे। इंडिया को ड्रामा बनाना नहीं आता, बट आप माशाल्लाह अल्लाह के फजल से सारियां उसले की बनिया सन, की कहते सन वो, हाँ हाँ, कोई पूजा सी तो कोई वो सरस्वती सी।
ये हमारी बदकिस्मती है। जब हम डीकल्चराइज हो जाते हैं ना, हमारा सबसे बड़ा गुनाह है कि हमने अपने कल्चर के ऊपर प्राइड नहीं लिया। हम बजाय दूसरों को अपना कल्चर देते, हमने उनसे लिया कल्चर और अपने कल्चर को गाली दी। मुझे आप जानते ही नहीं हो यार। अच्छा, हमें बताएं, हम जानना चाहते हैं रियल। अब आपको जान लेना चाहिए। इट्स इनफ टू अंडरस्टैंड नाउ मी, यू नो। मैं वो हूं। मैं आपको बताऊं, मैंने जब मेरी शादी हुई, मैं अपनी उम्र से बड़ा बच्चा था हमेशा। तो 15 साल 8 महीने की थी मेरी बीवी, और मैंने उसको 2 बातें कही, और उसको भी एक बात को गलत पेंट किया गया। मैंने उसको कहा हुकूमत करना मुझ पर, लेकिन साल में 4-5 दिन को बिहेव लाइक ए स्लेव। यार मेरी भी कोई इज्जत रह जाए। और मैंने हुकूमत कराई, बगैर किसी आईनी तरमीम के मैंने हुकूमत कराई है। बहुत खूब। दूसरी बात मैंने उसको कही कि अभी तुम छोटी हो, ऐसी किसी लड़की से दोस्ती ना करना जिसका ब्रेकअप हुआ हो। इसका मतलब यह नहीं कि वो बुरी है, वो बुरे हाल में है, उसको तुम्हारी खुशियां पसंद ही नहीं आएंगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, जो मैं आज आप लोगों को सिखाऊं, मैंने वलीमे की रात या शायद उससे अगला दिन मैंने अपने अब्बा जी और चचा को बिठाया और मैंने कहा, अजीम बुजुर्गों, आप में से कोई मेरी बीवी के सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। मेरे चचा से दोस्ती थी। ही ट्राइड टू आर्गू। मैंने कहा, चचा नो आर्गूमेंट, आप में से कोई मेरी बीवी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। इससे कोई गलती हो जाए मुझे बताइएगा। एंड आई एम ए जस्टिस। बहुत खूब। उसका नतीजा क्या निकला कि मेरी बीवी के मेरे खानदान के बुजुर्गों से आइडियल ताल्लुकात थे। सबसे घटिया मर्द वो हैं जो बीवी का घूंघट उठाते उसको बोलते मेरी मां की इज्जत करना। क्यों मामा, तेरी मां काबिल इज्जत नहीं की? आस्क योर मदर टू कमांड दैट रिस्पेक्ट। जिस रिश्ते में ऑटोमेसी नहीं होती वो कभी नहीं देर तक चलता। फोर्स्ड ना मोहब्बतें होती हैं, फोर्स्ड ना ताल्लुकात होते हैं। मैं आज फिर पूरे ईमान के साथ कहता हूं, लड़की को उसकी मर्जी के कुत्ते से ब्याह दीजिए, वो उसको शेर बना देगी। आप उसको अपनी मर्जी के शेर से ब्याएंगे, वो इंशाल्लाह उसको कुत्ता बना देगी। फिर साहब, मैंने एक दफ़ा एक वाक़या सुना कि आपके वालिद साहब जो हैं वो कोई जिन वगैरह भी निकालते थे। एक खातून थी। ये बड़ा सुनने का वाक़या है। मेरे वालिद साहब पैंट बूशर्ट पहनने वाले ज़रा थोड़े से बेहतर आदमी थे हमारे ख़ानदान में। तो मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप 15-16 साल का होऊंगा तो मुझे पता चला अब्बा जी जिन भी कट लेंगे। तो पता चला सिर्फ जवान कुड़ियां दे जिन कटते। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। तो मैंने एक दिन अब्बा से पूछा, अब्बा जी तुम जिन भी कट लेंगे? तो अब्बा जी स्माइल एट दैट। अच्छा दोबारा कभी कटांगा तो फिर मैं तुम दसांगा। एंड आई वॉज देन सिंस देन आई वॉज वेटिंग। एक दिन को रात में दस्तक हुई को 12-12:15 बजे के करीब। तो बाहर गया तो हमारी बरादरी के एक साहब थे, वो खड़े थे। वालिद साहब से उम्र में कोई 10-12 साल बड़े थे वो। मैं कहा, जी ताया जी, ओ यार तेरा अब्बा है घर? मैं कहा आओ घर सुता है। मैं कह नहीं हूँ उठ गया यार, उन्होंने बुलाई जरा। मैं गया, मैंने कहा अब्बा जी वो ताया फलाना है। वो गए वालिद साहब, ओ यार वो तेरी छोटी भैन ना जिन चमड़ गया। And I was so excited। हालांकि मैं डरता था, लेकिन अब्बा थे तो अब्बा बड़ी पावर होता है। तो अब्बा ने कहा केड़ी? वो जिदा नारो वालो जिदी मंगनी हुई। अच्छा चलो मैं आ रहा हूं। मेरे लिए अब ये कलई खुलने वाली थी। तो अब्बा जी कहते तू अम्मी को बैठ, मैं आ रहा। मैं कहा वाल साहब मैं तो जाना है, मैं तो जिन निकलता वेखना। तो मैंने छोटे को उठाया, एहराज को, छोटा था बहुत। मैंने कहा चलो बैठ माँ को। मैं अब ये कोई 6-7 कदम आगे चल रहे हैं दोनों और मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो 2-4 गलियां दूर घर था। तो अब्बा जी ने रास्ते में 2 सवाल पूछे।
कितने मंगी है फूफी वाली? अच्छा अच्छा, की उम्र कितनी होगी? होनी 20-21 साल की। ये कुल दो बातें हैं जो गली में चलते हुए हुई। अच्छा। अब्बा जी अंदर दाखिल हुए तो अंदर एक मातमी सूरत हाल। वापडा में काम करने वाला भाई एक दीवार से टेप लगा इस तरह खड़ा है, माँ वहाँ यूँ बैठी हुई है, एक भाई उधर बैठा हुआ है। अब्बा ने आगे किथे ही अंदर से आवाज़ें आ रही, जिन की ना मर्दाना आवाज़ें आ रही है, और वो कोई 2-4 बर्तन फेंकता है, कोई चीज़ें फेंकता है। अब उन्होंने कहा ताया जी ने कहा उत्थे उस कमरे से सारे जने ना उस तरफ चले जाइए आप। अब्बा ने दरवाज़ा खोला, चिराग की आवाज़ से दरवाज़ा खुला है तो अंदर मिलगिटी सी एक लाइट है, उसमें जिन के घुराने की आवाज़ आई है। तो मैं अब्बा जी के पीछे हूँ। अब्बा जी जूं ही 2 कदम डाले हैं कमरे में, जिन वहाँ से उठा है और अब्बा जी पर हमला आवर हुआ है। अब्बा जी मेरे बड़े सॉफ्ट आदमी थे। अब्बा जी ने 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार का एक थप्पड़ दिया मुंह पे। जिन उछल के बिस्तर पे। अब्बा जी आगे बढ़े, मुझे कहते दरवाजा बंद कर, मैंने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। जिन पलट के फिर अब्बा जी पर हमला आवर हुआ, अब्बा जी ने एक और दिए तड़ाक। जिन ने रोना शुरू कर दिया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहानी अगे शुरू होने लगी। भाई कहने ने उल्लू दी पट्टी ना हो, आराम ना बैठ, मैं तेरा मसला हल करना है, तो मेरे ते हमले करन नहीं। तो जारो कतार रोन लग पई, चल बैठ ते आके मेरा पुत्र। वो बह गई। कितने मंगनी हुई? फूफी ने कहा किदे नाल करना है? खाला ने कहा। अब्बा जी ने एवं ऊंची आवाज में ना कुछ अरबी में कुछ पढ़ना शुरू किया। मैं अब्बा जी को देख रहा हूं टुक। पढ़ने के बाद बाहर अब आवाज जा रही, इतनी ऊंची आवाज में पढ़ रहे थे कि बाहर आवाज जा रही थी। कहने लै मेरा पुत्र, हुण जो मैं बाहर जावा ना, तू फिर यही काम शुरू कर दे, लेकिन हुण जरा हौली करी ताकि पता लगे मेरे आने का कोई फायदा होया है। ते इंशाअल्लाह मेरा बच्चा मैं कुछ ना कुछ करके जान। अच्छा, मेरे अब्बा जी न्यूमरोलॉजी में अच्छे थे, वो मशहूर भी थे उस मामले में। अब अब्बा जी जब बाहर, अब्बा जी मुझसे बड़े एक्टर थे। अब्बा जी जब बाहर निकले ना तो उन्होंने सारे ऐसे ढलकाया हुआ कि अंदर जैसे वो मर गई, जैसे डॉक्टर ने आके कहता कि आई एम सॉरी। तो वो आके कहता है अब्दुर्रहमान है, क्या पाजी उधर आ जाओ, कापी पेंसिल ले आ यार। अब ये सुनने का वाकया याद रखिएगा। अब्बा जी कापी पेन लेके बैठ गए, ताया इधर बैठ गया, मैं कोई 2-4 फुट के फासले पर दीवार के साथ लग के खड़ा, और मैं देख रहा हूँ ये हो क्या रहा है। अब्बा जी हिसाब करते हैं, काट देते हैं, फिर कुछ सोचते हैं, फिर हिसाब करते हैं, काट देते हैं, फिर हिसाब किया, निगाह भर के ताया जी की तरफ देखा, कहते भाजी ताड़ी उम्र कितनी है? क्यों क्या है? नहीं दसो तो सही। मैं हो गया हूँ 62-63 का। 62-63 66 3 साल। ताया जी के डेले बाहर आ गए। की गल है अब्दुर्रहमान? दस ना भाजी एक मिनट। देखो भाजी ये तो है तो हिसाब है, असल गल तो अल्लाह ही जानता है। हिसाब है कहता कि जे ਇਹਦਾ फूफी के घर विआह होया ना तो तुसी 3 साल बाद मर जाओगे। वैसे भाजी मनो ना, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, ये तो हिसाब दी गल्लां ने, होरे झूठा ही होवे। मैंने वो रंग उड़ा हुआ आज तक नहीं देखा जो ताया जी का रंग उड़ा हुआ था। वाले साहब ये कुछ 4-6 दफ़ा कह के कि भाजी साथ कहीं भी जा रहे हैं, हौसला भी दिए जा रहे हैं, वापस आ गए। कोई 8-12 दिन बाद वो कुड़ी साढ़े घर आई खुश खुश कार्ड लैके कि मेरा खाला के घर विआह तय हो गया। ये सब कभी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे भी जिस तरह फिल्मों का बहुत शौक़ था, मैं
फिल्म देखने गया तो मैंने देखा वहाँ फिल्म 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 नॉट फिल्म। फिल्म देखने गया। मैं फिल्म देखने गया तो वहाँ पर अंधेरे में मैंने एक शख्स को देखा और मैं वहीं से उल्टे पांव वापस लौट आया। वो कौन था? मेरे वालिद साहब से। वो मेरे वालिद साहब अक्सर मैं जब फिल्म देख के वापस आता था ना तो वालिद साहब साइकिल स्टैंड पे खड़े होते थे और अल्लाह के फजल से वहीं से मारना शुरू करते थे। एक दिन क्या हुआ, मैंने कहा चलो सिनेमा बदलो, तो मैं एबिड रोड पर चला गया। तो छोटा सा था, मैं 9th में पढ़ता था मैं, तो ये कुर्सी ना आप उठ जाए तो वो ऊपर चढ़ जाती है ना, तो मैं जब गया तो फिल्म शुरू हो गई तो अंदर अंधेरा था। मैं जाके वैसे ही ना जाके बैठा तो मैं किसी की गोद में बैठ गया। तो उसने परे किया मुझे, तो मैंने आके साइड पे कुर्सी करके वो बैठ गया। थोड़ी सी रोशनी में साइड पे था तो साथ अब्बा जी बैठे हुए। अंधेरा खत्म हुआ, अंधेरा हुआ तो मैं उठ के फटाफट पीछे, मैं भागा नहीं हूं, मैं जाके पीछे बैठ गया। हम दोनों शाम, अब्बा जी का पहला सवाल होता था घर पहुंचते ही मेरी माँ से कि कितने बजे आया कार। अगर मैं 7 बजे घर आया हूं तो मतलब मैं हमेशा सच बुलवाने के लिए अपने सर की मैं ताड़े सिर दी किस्मत जितो तुसी आए हो तो मैं आया। खलील साहब आखिर में कोई एक नज़म सुना दें खलील साहब। एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। बहुत खूब। गजल के अशार, अश्क नादां से कहो बाद में पछताएंगे, आप गिरकर मेरी आंखों से किधर जाएंगे। अपने लफ्ज़ों को तकल्लुम से गिराकर जाना, अपने लहजे की थकावट में उतर जाएंगे। बहुत खूब। तुमसे ले जाएंगे हम छीन के वादे अपने, तुमसे ले जाएंगे हम छीन के वादे अपने, तेरी कस्मों की सदाकत से भी डर जाएंगे। एक तेरा घर था मेरी हद मुसाफित लेकिन, एक तेरा घर था मेरी हद मुसाफित लेकिन, अब ये सोचा है कि हम हद से गुजर जाएंगे। बहुत खूब। अपने अफकार जला डालेंगे कागज कागज, सोच मर जाएगी तो हम आप भी मर जाएंगे। और आखिरी शेर है, इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, हमने सोचा है कि हम तुमसे बिछड़ जाएंगे। बहुत खूब। बहुत खूब।